बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है नॉन डाइजेस्टेबल कार्बोहाइड्रेट्स। नॉन डाइजेस्टेबल कार्बोहाइड्रेट्स नॉन स्टार्च पॉलीसेकेराइड्स या फिर डाइटरी फाइबर्स, ये डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज़ है, मतलब इनका आलमोस्ट सेम है। डाइटरी फाइबर्स को अगर हम डिफाइन कर लें तो दिस इज़ ए ग्रुप ऑफ कार्बोहाइड्रेट डिराइव फ्रॉम एडिबल पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स that are not broken down and absorbed by small intestine। तो ये एडिबल फाइबर्स या फिर नॉन डाइजेस्टेबल कार्बोहाइड्रेट्स की कैटेगरी में आते हैं। द प्लांट फूड्स आर रिच इन फाइब्रस मटेरियल विच कैन नॉट बी डाइजेस्टेड आइदर बाय द ह्यूमन एंजाइम्स और इंटेस्टिनल बैक्टीरिया। The fibers are chemically complex carbohydrates which include cellulose, hemicellulose, pectins, lignins and gums। तो फाइबर्स की जिस तरह मैंने डिफिनेशन की कि दिस इज़ ए ग्रुप ऑफ कार्बोहाइड्रेट डिराइव फ्रॉम द एडिबल पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स दैट आर नॉट ब्रोकन डाउन एंड एब्जॉर्ब बाय स्मॉल इंटेस्टाइन। यूजुअली आप लोगों ने देखा था कि डाइजेस्टेबल स्टार्च स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके एब्जॉर्ब हो जाते हैं, पहले डाइजेस्ट हो जाते हैं और बाद में जाके एब्जॉर्ब हो जाते हैं। ये नॉन स्टार्च पॉलीसेकेराइड्स या फिर नॉन डाइजेस्टेबल कार्बोहाइड्रेट या फिर डाइटरी फाइबर्स, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट नहीं होते और ये इंटैक्ट पास होते हैं कहाँ पे, लार्ज इंटेस्टाइन में। डाइटरी फाइबर्स के कंपोनेंट्स अगर हम देख लें तो उसमें क्या क्या है, सेलुलोज, हेमाइसेलुलोज, पेक्टिन्स, लिग्नेंस एंड गम्स, ये डाइटरी फाइबर्स की कंपोनेंट्स हैं। इसी तरह स्टार्चेस को की एक और भी डिवीज़न है, क्लासिफिकेशन है, जिसको हम रैपिडली डाइजेस्टेबल स्टार्चेस कहते हैं या फिर स्लो डाइजेस्टेबल स्टार्चेस, RDS, रैपिडली डाइजेस्टेबल starches which are absorbed in the small intestine and found in processed foods and produces a large glycemic responses। रैपिडली डाइजेस्टेबल स्टार्च कौन से होते हैं, दे आर, जिस तरह इसका नाम है, रैपिडली डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है ना। और इसकी एग्जांपल क्या है, जितने भी प्रोसेस्ड फूड्स है, प्रोसेस्ड फूड्स ये इसमें, या फिर रिफाइंड शुगर्स है, जितने भी है, तो ये दे आर रैपिडली डाइजेस्टेबल स्टार्च एंड दे प्रोड्यूस लार्ज ग्लाइसीमिक रिस्पॉन्स। ग्लाइसीमिक रिस्पॉन्स इन शुगर्स की एबिलिटी है, हाउ दैट इज हाउ दे रैपिडली इंक्रीज ब्लड शुगर लेवल आफ्टर एब्जॉर्प्शन, ठीक है ना। स्टार्चेस को, पॉलीसेकेराइड्स को जब हम हमारी बॉडी एब्जॉर्ब करती है तो कितना जल्दी ब्लड शुगर लेवल को राइज करता है, तो इसको ग्लाइसीमिक रिस्पॉन्स कहते हैं। तो रैपिडली डाइजेस्टेबल स्टार्चेस का चूँकि वो इजीली डाइजेस्ट एंड एब्जॉर्ब हो जाते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो उनका ग्लाइसीमिक रिस्पॉन्स क्या होता है, हाई होता है। प्रोसेस्ड फूड्स या फिर आपके रिफाइंड शुगर्स, आपके जिस तरह की जितनी भी ये सॉफ्ट ड्रिंक्स है, कोल्ड ड्रिंक्स है, ये एग्जांपल्स है इनका। दूसरी कैटेगरी इनका है स्लोली डाइजेस्टेबल स्टार्चेस, HDS। दे आर फाउंड इन लिग्यूम्स एंड पास्ताज एक्सेट्रा। लिग्यूम्स, जितना भी लिग्यूमिनस प्लांट्स पार्ट्स है या फिर पास्ता एक्सेट्रा है, दे आर स्लोली एब्जॉर्ब एंड जनरेट ए स्मॉलर ग्लाइसेमिक रिस्पॉन्सेस। तो ये नॉन डाइजेस्टेबल कार्बोहाइड्रेट की कैटेगरी में सारी चीज़ें आ जाती है। डाइजेस्टेबल, स्लोली डाइजेस्टेबल स्टार्चेस, रैपिडली डाइजेस्टेबल स्टार्चेस एंड देन डाइटरी फाइबर्स। अब इसके साथ एक रिलेटेड अनदर भी टर्मिनोलॉजी है जिसको हम रेजिस्टेंट स्टार्चेस कहते हैं। रेजिस्टेंट स्टार्चेस क्या होते हैं, दे आर पॉलीसेकेराइड दैट इज रेजिस्टेंट टू डाइजेशन एंड हेंस पासेस टू द लार्ज इंटेस्टाइन इंटैक्ट। ये मतलब टर्मिनोलॉजीज़ का जस्ट डिफरेंस है, बाकी कॉन्सेप्ट इन सबका सेम है, चाहे रेजिस्टेंट स्टार्च हो, चाहे नॉन डाइजेस्टेबल कार्बोहाइड्रेट्स हो, चाहे डाइटरी फाइबर्स हो, सबका कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट सेम है। अब रेजिस्टेंट स्टार्चेस के बेस पे स्टार्चेस को अगेन डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। RS1 रेजिस्टेंट स्टार्च 1, RS2 रेजिस्टेंट स्टार्च 2, RS3 रेजिस्टेंट स्टार्च 3, इस तरह। अब रेजिस्टेंट स्टार्च 1 की अगर हम एग्जांपल देख ले, स्टार्च 1, तो दे आर फिजिकली इन एक्सेसिबल टू डाइजेशन। फॉर एग्जांपल होल ग्रेन्स को जब हम आप ले लेते हैं
तो फिज़िकली भी उसकी डाइजेशन नहीं होती, दे आर रेजिस्टेंट टू डाइजेशन। या फिर रेजिस्टेंट स्टार्च टू टू की कैटेगरी में रेजिस्टेंट ग्रेन्यूल्स फॉर एग्जांपल फाउंड इन अनराइप बनानास एंड अदर फूड्स। अनराइप बनानास में क्या स्टार्च के छोटे छोटे रेजिस्टेंट ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं, जो वो भी रेजिस्ट कर देते हैं डाइजेशन को। तो इस तरह की ये कार्बोहाइड्रेट्स की ये कैटेगरीज जो कि कलेक्टिवली इसको हम नॉन डाइजेस्टेबल कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं, ये क्या होते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन को अनडाइजेस्टेड पास हो जाते हैं। अब वहाँ पे उसकी या बेनिफिट्स भी है और वहाँ पे इसकी कॉम्प्लिकेशन भी है। एबनॉर्मलिटीज़ ऑफ द कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन। अब डिसएडवांटेज या इसका नुकसान क्या है? Since only monosaccharides are absorbed and defect in the activities of disaccharidases result in the passage of undigested disaccharides into the large intestine, the disaccharides draw water from intestinal mucosa by osmosis and cause diarrhea. ये एक इसका डिसएडवांटेज है कि जब ये स्टार्चेस अनडाइजेस्टेड फॉर्म में स्मॉल इंटेस्टाइन से पास हो जाते हैं, तो चूँकि ये कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, दे आर ऑस्मोटिकली एक्टिव कंपाउंड्स। ये कार्बोहाइड्रेट्स पर्टिकुलरली ये डाइसैकराइड्स और मोनोसैकराइड्स, दे आर ऑस्मोटिकली एक्टिव कंपाउंड्स। तो जब ये ऑस्मोटिकली एक्टिव है, इसका मतलब ये है कि दे अट्रैक्ट वाटर ऑफ हाइड्रेशन, उसके साथ एसोसिएटेड वाटर ऑफ हाइड्रेशन होता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जहाँ पे ये है, तो वाटर को अट्रैक्ट करके क्या एक टेम्परेरी डायरिया काज हो सकता है। फर्दर इसके अलावा स्मॉल इंटेस्टाइन से जब ये पास हो जाते हैं अनडाइजेस्टेड इनटू लार्ज इंटेस्टाइन, तो वहाँ पे बैक्टीरियल एक्शन की वजह से क्या अनडाइजेस्टेड कार्बोहाइड्रेट लीड्स टू फ्लैचुलेंस। बैक्टीरियल एक्शन की वजह से वहाँ पे क्या होता है, एन एरोबिक ग्लाइकोलिसिस या एन एरोबिक ऑक्सीडेशन होती है इन कार्बोहाइड्रेट्स की। उस एनारोबिक ऑक्सीडेशन के रिजल्ट में क्या लैक्टिक एसिड इस तरह एसिड्स की प्रोडक्शन होती है, या फिर गैसेस की प्रोडक्शन होती है, हाइड्रोजन गैस या मीथेन गैस या इस तरह की। तो उन एसिड्स की वजह से जो कि इंटेस्टिनल पीएच को चेंज करता है, या फिर इन गैसेस की वजह से क्या फ्लैचुलेंस काज होता है, ब्लोटिंग या फ्लैचुलेंस की कंडीशन। जिस तरह पेट फूल जाता है, उसमें गैस भर जाता है, हम कहते हैं ना कि फ़लाना फूड गैसी है, फ़लाना फूड गैस फॉर्मेशन नहीं करता। तो इस गैस फॉर्मेशन के बिहाइंड प्रिंसिपल क्या है, वो ये चीज़ है, ठीक है ना। Any alteration in the mucosa of the small intestine caused by severe diarrhea, malnutrition, intestinal diseases or drug therapy will lead to a temporary acquired deficiency of the disaccharidases. ठीक है ना। डाइसैकराइडेज की टेम्परेरी डिफिशिएंसी, पार्टिकुलरली लैक्टोज इंटॉलरेंस की अब हम बात करेंगे, उसकी डिफिशिएंसी हो जाती है। Lactose intolerance. This is due to a defect in the enzyme lactase or beta galactosidase. मैंने आप लोगों को बताया था कि बीटा गैलेक्टोसाइडेज या लैक्टेज क्या है। ये लैक्टोज हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम है, या फिर जनरली ये एक डाइसैकराइडेज है, ठीक है ना। और ये मैंने भी बात की थी कि दिस इज़ एन इंड्यूसिबल एंजाइम। ये इन रिस्पॉन्स टू लैक्टोज क्या करता है, या इन रिस्पॉन्स टू इट्स सबस्ट्रेट ये इंड्यूस हो जाता है, ठीक है ना। और ये इसका मैंने आप लोगों को बताया था कि लेक ओपेरॉन में क्या 3 स्ट्रक्चरल जेनेटिक यूनिट्स होते हैं, जिसमें लेक जी है, लेक वाई है, लेक ए है। तो दिस एंजाइम इज एनकोडेड बाय द लेक जी जीन ऑफ द लेक ओपेरॉन। लैक्टोज इंटॉलरेंस में भी प्राइमरी और कंजेनिटल एंड देन सेकेंडरी आर एक्वायर्ड। अब ये कुछ इंडिविजुअल्स में क्या इस लैक्टेज की जेनेटिक डिफिशिएंसी होती है, ठीक है ना। और कुछ इंडिविजुअल में इस लैक्टेज की, पार्टिकुलरली इन्फेंट्स में इस लैक्टेज की एक्वायर्ड या टेम्परेरी डिफिशिएंसी होती है। एक्वायर्ड लैक्टोज इंटॉलरेंस में अकर ड्यू टू ए सडन एंड हाई इनटेक ऑफ मिल्क बेस्ड डाइट्स। एक्वायर्ड किसकी वजह से है, मिल्क बेस्ड डाइट्स की वजह से।
Acquired lactose intolerance may occur due to a sudden and high intake of milk based diets. ये टेम्पररी हो सकती है डिफिशिएंसी इन इस लैक्टेज एंजाइम की, या फिर सडनली अगर आप हाई इनटेक कर लो डेयरी प्रोडक्ट्स का, या फिर इन्फेंट्स में कि अभी जो नर्सिंग बेबी है, इन्फेंट है, उसके सिस्टम में अभी फुली तरह ये मेच्योर नहीं हुआ। लीवर चूँकि उनका इन बेबीज़ का भी फुली मेच्योर नहीं होता, तो ये एंजाइम उनमें अभी फुली तरह डेवलप नहीं हुआ। तो उन बच्चों में फिर उन बच्चों को फिर कुछ अरसे के लिए, महीना 2 3 4 महीने के लिए लैक्टोज फ्री डाइट पे, मिल्क पे डालना पड़ता है। उसके बाद फिर जाके वो रिकवर हो जाते हैं, ठीक है ना। और ये जेनेटिक या कंजेनिटल जो डिफिशिएंसी है इस लैक्टेज की, तो ये लाइफ लॉन्ग क्या है, डिफिशिएंसी है। इस तरह के इंडिविजुअल को फिर सारी ज़िंदगी डेयरी प्रोडक्ट्स अवॉइड करने पड़ते हैं। For lactose intolerant people, consumption of curd is beneficial since lactobacilli present in the curd contain the enzyme lactase। ठीक है ना। इस तरह के इंडिविजुअल के लिए किया गया है, फिर कर्ड बेनिफिशियल है लैक्टोबैसिलाई, क्योंकि मैं ऑलरेडी आपको बात कर चुका हूँ कि बैक्टीरिया लेक ओपेरॉन, चूँकि ये मॉडल तो इकोलाई में बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिवली लेक ओपेरॉन का स्टडी किया गया है, लेकिन अगेन दे आर लैक्टोबैसिलाई, बैक्टीरिया है। तो इनमें चूँकि लेक ओपेरॉन है, और लेक ओपेरॉन का मैंने बताया था कि उसी के ऊपर आपका लेक जी जीन है, तो उस बैक्टीरिया की वजह से ये लैक्टेज क्या उसकी प्रोडक्शन होती है। फर्दर यीस्ट रिच इन लैक्टेज कैन आल्सो बी यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ लैक्टोज इंटॉलरेंस। तो ये फिर इसके मुकाबले में एक क्या है, लैक्टोज इंटॉलरेंस है, और एक है या फिर लैक्टेज डिफिशिएंसी है, और दूसरा फिर क्या है, लैक्टोज परसिस्टेंस है। लैक्टोज परसिस्टेंस, लैक्टोज परसिस्टेंट ऐसे इंडिविजुअल है जिनमें लैक्टेज जो कि लैक्टोज को क्या नॉर्मली डाइजेस्ट कर सकते हैं, जिनमें लैक्टेज सफिशेंटली अवेलेबल है। द प्रॉब्लम ऑफ फ्लैचुलेंस, फ्लैचुलेंस की प्रॉब्लम को मैं पहले बता चुका हूँ। फ्लैचुलेंस इज करेक्टराइज बाय इंक्रीज इंटेस्टिनल मोटिलिटी, क्रैम्प्स एंड इरिटेशन। ब्लोटिंग होती है, गैस प्रोडक्शन की वजह से क्या क्रैम्प्स पड़ते हैं क्रैम्प्स पड़ते हैं पेट में, और दर्द होता है। और वो किस वजह से होता है कि इन एरोबिक ऑक्सीडेशन की वजह से, इन कार्बोहाइड्रेट्स की वजह से, क्योंकि वो अनडाइजेस्टेड होते हैं। अनडाइजेस्ट स्मॉल इंटेस्टाइन से पास होकर लार्ज इंटेस्टाइन में चले जाते हैं। वह बैक्टीरियल फर्मेंटेशन के रिजल्ट्स में क्या कर जाते हैं, उससे लैक्टिक एसिड की प्रोडक्शन होती है, साथ साथ जो है ना क्या गैसेस की प्रोडक्शन होती है, तो पार्टिकुलरली हाइड्रोजन वगैरह की। तो इस वजह से क्या इंटेस्टिनल ब्लोटिंग या फिर फ्लैचुलेंस काज होता है। लैक्टोज इज नॉट हाइड्रोलाइज्ड इन सम इंडिविजुअल ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ लैक्टेज। द डाई एंड ओलिगोसैकेराइड्स कैन बी डिग्रेडेड बाय बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द इलियम टू लिबरेट मोनोसैकेराइड्स। तो ये चूँकि इस केस में क्या डिफिशिएंसी होती है इस एंजाइम की, तो अनडाइजेस्टेड पास होकर लार्ज इंटेस्टाइन में चले जाते हैं। As the monosaccharides are utilized by the intestinal bacteria, gases such as hydrogen, methane and carbon dioxide besides lactate are released which cause flatulence। ठीक है ना। हाइड्रोजन गैस या फिर कार्बन डाइऑक्साइड गैस, यू नो कि एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस, जब आप भी हम बाद में जाके पढ़ेंगे, आप लोग ऑलरेडी पढ़ भी चुके होंगे, उसका एंड प्रोडक्ट क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, ये लैक्टिक एसिड होता है, ये हाइड्रोजन होता है, तो उस वजह से प्रॉब्लम आ जाता है। द अक्रेंस ऑफ फ्लैचुलेंस आफ्टर द इंजेक्शन ऑफ लेग्यूमिनस सीड्स, बेंगल ग्राम, जिस तरह बेंगल ग्राम यूजुअली ये दाल चना दाल, जितनी भी दालें हैं, पल्सेस है, रेड ग्राम, बीन्स, पीस, सोया बीन्स, ये सारे पल्सेस की कैटेगरी में आ जाते हैं, दैट इज़ वेरी कॉमन। और लेग्यूमिनस सीड्स का मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूँ कि जिस तरह ये ऑलरेडी रेजिस्टेंस स्टार्च 1 की कैटेगरी में आती है, RS1 और रेजिस्टेंस स्टार्च 1, तो ये उसकी कैटेगरी में आते हैं। तो बिकॉज दे आर फिजिकली इनएक्सेसिबल टू डाइजेशन।
दे कंटेन सेवरल नॉन डाइजेस्टेबल ओलिगोसैकेराइड्स। तो इन इस तरह की फूड्स में, लिग्यूमिनस फूड्स में क्या नॉन डाइजेस्टेबल ओलिगोसैकेराइड्स होते हैं, और उसका मैं ऑलरेडी आपको डाइटरी फाइबर से एक्सप्लेन कर चुका हूँ, या फिर नॉन डाइजेस्टेबल कार्बोहाइड्रेट, या फिर रेजिस्टेंट स्टार्च से आप लोगों को मैं बता चुका हूँ। तो क्या होता है, दीज कंपाउंड्स आर डिग्रेडेड एंड यूटिलाइज बाय इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया काजिंग फ्लैचुलेंस। तो ये डिग्रेडेशन और ये यूटिलाइजेशन क्या है, ये एन एरोबिक ग्लाइकोलिसिस है, या फिर एन एरोबिक ऑक्सीडेशन ऑफ दीज फूड्स है। रेफिनोज फॉर एग्जांपल कंटेनिंग गैलेक्टोज, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, दिस इज एन ओलिगोसैकेराइड, इज ए प्रीडोमिनेंट ओलिगोसैकेराइड फाउंड इन द लिग्यूमिनस सीड्स। तो अब ये रेफिनोज क्या करेगा, ये रेफिनोज जब स्मॉल लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा तो ये क्या फ्लैचुलेंस काज करेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्बोहाइड्रेट की हम डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन की बात कर चुके हैं, उसकी मैकेनिज़्म को हम डिस्कस कर चुके हैं कि किस तरह मोनोसैकेराइड्स जाके एब्जॉर्ब हो जाते हैं इंटीरोसाइट्स में, और उसमें, और ये मोनोसैकेराइड किस फॉर्म में, ग्लूकोज के फॉर्म में होते हैं, गैलेक्टोज के फॉर्म में, फ्रक्टोज के फॉर्म में ये होते हैं, या फिर डाइसैकेराइड्स के फॉर्म में होते हैं। और उसके लिए SGLT1 ट्रांसपोर्टर है, या फिर GLUT5 ट्रांसपोर्टर है इंटेस्टिनल म्यूकोजल लाइनिंग के ऊपर, इंटीरोसाइट्स के ऊपर, और उसका एग्जिट आप लोगों ने देखा था स्मॉल इंटेस्टाइन में, दोबारा उसका ब्लड कैपिलरीज में उसका एग्जिट किस तरह होता है, GLUT2 ट्रांसपोर्टर्स की थ्रू होता है। नेक्स्ट ग्रुप न्यूट्रिएंट्स ग्रुप है प्रोटीन्स। प्रोटीन्स को अब हमने देखना है कि प्रोटीन्स हमारे बॉडी में डाइजेस्ट किस तरह होते हैं और फिर एब्जॉर्ब किस तरह होते हैं। द इंटेक ऑफ डाइटरी प्रोटीन इज इन द रेंज ऑफ 50 to 100 ग्राम पर डे। ये डाइटरी प्रोटीन का डेली रिक्वायरमेंट है। अबाउट 30 to 100 ग्राम पर डे ऑफ इंडोजिनस प्रोटीन इज डिराइव फ्रॉम द डाइजेस्टिव एंजाइम एंड वर्न आउट सेल्स ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। इसमें से 50 to 100 ग्राम में से ऑलमोस्ट 30 to 100 ग्राम पर डे ये इंडोजिनस सोर्सेज से आते हैं। ये वाला डाइटरी सोर्स था, डाइटरी प्रोटीन का था, और उसके अलावा 30 to 100 ग्राम पर डे ये एंडोजिनस सोर्सेस की प्रोटीन है, जो कि कहाँ से आते हैं, फ्रॉम द वेयर एंड टेयर ऑफ these cells. The digestion and absorption of protein is very efficient in healthy humans, hence very little proteins, that is about 5 to 10 gram per day, is lost through feces. Dietary proteins are denatured on cooking and therefore easily digested. कुकिंग का ऑलरेडी आप लोगों को पता है कि कुकिंग से क्या होता है कि वो फूड एक्सेसिबल हो जाता है डाइजेस्टिव एंजाइम्स को, तो इस वजह से डाइजेस्टिबिलिटी उसकी इम्प्रूव हो जाती है। प्रोटीन्स आर डिग्रेडेड बाय ए क्लास ऑफ एंजाइम हाइड्रोलेजेस which specifically cleave the peptide bonds, hence known as peptidases. ब्रॉडर कैटेगरी इसकी क्या है, हाइड्रोलेजेस है, ठीक है ना। फिर हाइड्रोलेसिस में उसको अगर हम थोड़ा सा स्पेसिफिक करें तो पेप्टाइडेज है, क्योंकि हाइड्रोलिसिस का क्या मतलब है, कंप्लीट ब्रेक डाउन ऑफ द पेप्टाइड बॉन्ड। तो पेप्टाइड आप लोगों ने देखा था कि डीनेचुरेशन प्रोटीन में होती है, ठीक है ना। उसके अलावा प्रोटीन में क्या डीनेचुरेशन के अलावा ये हाइड्रोलिसिस है। तो हाइड्रोलिसिस में हमें पता है कि हाइड्रोलिसिस में पेप्टाइड बॉन्ड का ब्रेक होना इन्वॉल्व होता है, ठीक है ना। तो इसके लिए क्या है, पेप्टाइडेसिस है। पेप्टाइडेसिस की टू मेजर ग्रुप्स है, एंडोपेप्टाइडेसिस एंड देन एक्सोपेप्टाइडेसिस। एंडोपेप्टाइडेसिस अटैक द इंटरनल पेप्टाइड बॉन्ड्स एंड रिलीज पेप्टाइड फ्रेगमेंट्स, फॉर एग्जांपल पेप्सिन, ट्रिप्सिन, peptones, etc. While exopeptidases act on the peptide bonds of the terminal amino acids. टर्मिनल अमाइनो एसिड, यू नो कि एक पॉलीपेप्टाइड का या एक पेप्टाइड के दो एंड्स होते हैं, एक कार्बोक्सी टर्मिनल होता है, एक अमाइनो टर्मिनल होता है। अमाइनो टर्मिनल स्टार्ट हो, कार्बोक्सी टर्मिनल पे एंड होता है। तो एक्सोपेप्टाइडेस दे विल एक्ट ऑलवेज ऑन द टर्मिनल्स ऑफ ए पॉलीपेप्टाइड चेन, ठीक है ना। जबकि एंडोपेप्टाइडेसिस दे रैंडमली कट एट द सेंटर, सेंटर में किसी भी जगह पे वो
कट कर सकते हैं। और उस कट के रिज़ल्ट में, जिस तरह पॉलीसेकेराइड्स के कट के रिज़ल्ट में हमारे पास ओलिगोसेकेराइडेजेस, माल्टेजेस, ओलिगोसेकेराइड्स बनते थे, माल्टोज, माल्टोट्राइयोज, इस तरह के प्रोडक्ट्स बनते थे। तो प्रोटीन के एक पॉलीपेप्टाइड को जब ब्रेक किया जाता है बाय दीज एंजाइम, तो उसके रिजल्ट्स में क्या पेप्सिन या फिर ट्रेप्सिन या इंडिविजुअल पेप्टाइड्स या फिर इस तरह के प्रोडक्ट्स बनते हैं, ओलिगोपेप्टाइड्स या इस तरह के प्रोडक्ट्स बनते हैं। Exopeptidases may be carboxypeptidases and then aminopeptidases। जाहिर बात है एक्सोपेप्टाइडेजेस चूँकि टर्मिनाई से एक्ट करते हैं एक पॉलीपेप्टाइड के ऊपर, तो टर्मिनाई तो दो है, एक पॉलीपेप्टाइड चेन की खुद कितने टर्मिनल, दो टर्मिनल होते हैं, अमाइनो टर्मिनल और कार्बोक्सी टर्मिनल। तो विद रिगार्ड टू दिस टर्मिनल क्या एक्सोपेप्टाइडेजेस को हम कार्बोक्सीपेप्टाइडेजेस कहते हैं या फिर अमाइनोपेप्टाइडेजेस कहते हैं। These proteolytic enzymes are responsible for the digestion of proteins and produced by the stomach, the pancreas and the small intestine। कहाँ से? स्टमक से, पेनक्रियास से और स्मॉल इंटेस्टाइन में इसकी प्रोडक्शन होती है। प्रोटीन्स आर नॉट डाइजेस्टेड इन द माउथ ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ प्रोटीएजेस इन द सलाइवा एज अपोज टू कार्बोहाइड्रेट्स। वहाँ पे अल्फा सलाइवरी अमाइलेज हुआ करता था, जबकि माउथ में कोई प्रोटियोलिटिक एंजाइम नहीं होता। तो इस वजह से प्रोटीन की डाइजेशन माउथ में नहीं होती। डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स बाय गैस्ट्रिक सिक्रीशंस। अब स्टमक में कौन कौन से प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स है जो कि प्रोटीन के डाइजेशन को स्टार्ट करते हैं? गैस्ट्रिक जूस कंटेन्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड ए प्रो एंजाइम पेप्सेनोजन। गैस्ट्रिक में क्या, गैस्ट्रिक जूस होता है, स्टमक के अंदर जूस होता है जो कि स्टमक सिक्रीट करता है। डिफरेंट सेल्स होते हैं, ऑक्जेंटिक सेल होते हैं या फिर चीफ सेल्स होते हैं स्टमक में, दे सिक्रीट दिस गैस्ट्रिक जूस। अब उसमें ना क्या एक प्रो एंजाइम फॉर्म में एक प्रोटियोलिटिक एंजाइम है विच इज कॉल्ड पेप्सेनोजन। HCl का क्या काम है? HCl is secreted by parietal or exentic cell of the gastric glands। स्टमक कब की म्यूकोजल लाइनिंग में क्या ऑक्जेंटिक सेल्स होते हैं या पेराइटल सेल्स होते हैं। HCl वो वहाँ से सिक्रीट होता है। HCl in the stomach performs two important functions: denaturation of the proteins and killing of certain microorganisms। डीनेचुरेशन, प्रोटीन्स की डीनेचुरेशन में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि उसके एजेंट्स क्या क्या हो सकते हैं। स्ट्रॉन्ग अल्कलाइंस, अल्कलीस हो सकते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड्स हो सकते हैं, ठीक है ना, विगरस शेकिंग इवन हो सकती है, हीट हो सकता है। तो स्टमक में हमारे क्या एक नेचुरल वे से जो डीनेचुरेशन होती है प्रोटीन्स की, वो HCl परफॉर्म करता है। The denatured proteins are more susceptible to proteases from digestion। क्योंकि डीनेचुरेशन में आप लोगों को पता है कि केमिकल चेंज किया जाता है। डीनेचुरेशन में जितनी भी सेकेंडरी फोर्सेस है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स है, वेंडरवाल फोर्सेस है या जितनी भी अदर सेकेंडरी फोर्सेस है, वो क्या हो जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं। तो जब वो ब्रेक हो जाते हैं तो पॉलीपेप्टाइड का पूरा जो बैकबोन है वो एक्सेसिबल हो जाता है पेप्टाइडेजेस को, तो वो इजीली उनको क्या ब्रेक करती है। प्रोटीएजेस एज प्रो एंजाइम्स। अभी प्रोटीएजेस की ये प्रॉपर्टी है कि ये स्टमक में प्रो एंजाइम्स के तौर पे या जाइमोजन के फॉर्म्स में सिक्रीट होते हैं। पेप्सिन is produced by the serous cells of the stomach as pepsinogen। The inactive zymogen are proenzyme। इसको zymogen भी कहते हैं, इसको proenzyme भी कहते हैं, ठीक है ना, क्योंकि एंजाइम्स की ये प्रॉपर्टी है कि एंजाइम्स का क्या एक एक्टिव साइट होता है, और ये एक्टिव साइट जब सबस्ट्रेट के ऊपर लॉक एंड की मॉडल के तौर पे फिट हो जाता है तो क्या ये एंजाइम जाके सबस्ट्रेट को क्या हाइड्रोलाइज करता है, ठीक है ना। तो ये जाइमोजेंस में या प्रो एंजाइम्स में क्या होता है कि इनकी एक्टिव साइट्स के ऊपर एक पेप्टाइड चेन लगी होती है, एक अनदर पेप्टाइड चेन होता है जो कि इस प्रो एंजाइम का पार्ट होता है, और वो उसने क्या किया होता है, उसने इस एंजाइम का एक्टिव साइट हाइड किया होता है, एक्टिव साइट को इनहिबिट किया होता है,
ठीक है ना। जिस तरह इंट्रासेलुलर रिसेप्टर में वहाँ पे एक इनहिबिटर हुआ करता था और वो इनहिबिटर का काम क्या था कि उसने डीएनए बाइंडिंग साइट को इनहिबिट किया होता था। इसी तरह इन प्रो एंजाइम फॉर्म में भी एक पॉलीपेप्टाइड क्या चेन होता है जो कि इन एंजाइम्स के एक्टिव साइट को उसने इनहिबिट किया होता है। पेप्सिनोजन इज कन्वर्टेड टू एक्टिव पेप्सिन आइदर बाय ऑटोकैटालिसिस brought about by other pepsin molecules or by gastric HCl। तो अब जब ये पेप्सिनोजन या ये ज़ाइमोजन फॉर्म वाला एंजाइम जब ये HCl के साथ कांटेक्ट में आ जाता है तो क्या करता है कि HCl डीनेचर करता है उस एक्स्ट्रा पॉलीपेप्टाइड चेन को जो कि उसकी एक्टिव साइट पे लगा होता है, ठीक है ना। तो उस वजह से वो एंजाइम एक्टिव बन जाता है। या फिर ऑटोकैटालिसिस से, ऑटोकैटालिसिस जब ये पेप्सिनोजन या प्रो एंजाइम इन कांटेक्ट में आ जाता है ऑलरेडी एक्टिव पेप्सिन मॉलिक्यूल्स के साथ, तो किसी भी तरीके से ही क्या ये दोनों मोड्स हो सकते हैं, ये एक्टिव एंजाइम में कन्वर्ट हो जाता है। रिमूवल ऑफ ए फ्रेगमेंट ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन, देखिए ना, ये 44 अमीनो एसिड इन द केस ऑफ पिग एंजाइम मेक्स द इनएक्टिव एंजाइम एक्टिव। ये क्या होता है कि ये एक एंजाइम का मॉलिक्यूल है और उस एंजाइम की मॉलिक्यूल में यहाँ पे अगर आप लोगों को मैं थोड़ा सा ये ड्रा कर लूँ, मसलन ये एक एंजाइम का मॉलिक्यूल है, ठीक है ना, और ये उसका क्या है, ये वाला एक्टिव साइट है, ठीक है ना। लेकिन इस एक्टिव साइट के ऊपर यहाँ पे एक इन केस ऑफ दिस पिग एंजाइम क्या 44 अमीनो एसिड का एक पॉलीपेप्टाइड यहाँ पे अटैच है, ये वाला। अब इस पॉलीपेप्टाइड चेन ने इस एंजाइम की एक्टिव साइट को हाइड किया हुआ है, ठीक है ना। जब तक ये एक्सपोज नहीं होगा तो ये वाला एंजाइम अपने सबस्ट्रेट के ऊपर क्या एक्ट नहीं करेगा, ये इसका सपोज सबस्ट्रेट है, ठीक है ना। तो जब ये एंजाइम इस HCl के कांटेक्ट में आ जाता है या फिर ऑलरेडी एक्टिव पेप्सिन मॉलिक्यूल के कांटेक्ट में आ जाता है तो दे कॉज हाइड्रोलिसिस ऑफ दिस पॉलीपेप्टाइड चेन, ये वाला जो एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो जब ये हाइड्रोलाइज हो जाता है तो इस एंजाइम का ये एक्टिव साइट एक्सपोज हो जाता है फॉर इट्स सबस्ट्रेट, ठीक है ना, तो दैट बिकम एक्टिव। पेप्सिन is an acid stable endopeptidase। पेप्सिन क्या है, एसिड स्टेबल एंडोपेप्टाइडेज है, ऑप्टिमली एक्टिव एट ए वेरी लो pH, ठीक है। 2 या 2 से कम pH पे ये एक्टिव होता है क्योंकि इसने बहुत ही इंपॉर्टेंट काम करना होता है प्रोटीन की हाइड्रोलिसिस स्टमक के अंदर। तो ये क्या है, इसकी एक्टिवेशन है कि इसकी एक्टिवेशन किस तरह होती है। रेनिन अनदर एक एंजाइम है, दिस एंजाइम आल्सो कॉल्ड, इसको काइमोसिन भी कहते हैं, इसको खाइमेज भी बोलते हैं, खाइमेज या फिर खाइमोसिन या फिर रेनिन इज फाउंड इन द स्टमक ऑफ इन्फेंट्स एंड चिल्ड्रन। ये इन्फेंट्स में, चिल्ड्रन के स्टमक में पाया जाता है या फिर ये जो सकलिंग एनिमल्स होते हैं, ठीक है ना, जो जिस तरह काव्स वगैरह है, ठीक है ना, गाय भैंस के बच्चे या बकरी के बच्चे, ये सकलिंग जितने भी एनिमल्स है इनके स्टमक में ये पाया जाता है और ह्यूमन के केस में इन्फेंट्स के स्टमक में पाया जाता है। ये अगेन एक प्रोटीन हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम है, लेकिन एडल्ट्स में जाके ये क्या हो जाता है, ये ख़त्म हो जाता है। ये एक इनएक्टिवेशन म्यूटेशन क्या है, चेंज इन DNA बेसिस है। म्यूटेशन डेंजरस भी हो सकता है और म्यूटेशन बेनिफिशियल भी हो सकता है, ठीक है ना। तो बेनिफिशियल म्यूटेशन का एक एग्जांपल ये क्या है, रेनिन है, कि रेनिन चिल्ड्रन में पाया जाता है और जब एज तो जैसे प्रोग्रेस हो जाती है तो आफ्टर सर्टन एज क्या ये एक इनएक्टिवेटिंग म्यूटेशन के रिजल्ट में ये रेनिन क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। रेनिन इज इन्वॉल्व इन द कर्डलिंग ऑफ मिल्क, और ये वहाँ पे चिल्ड्रन में ही क्यों ज़रूरी है या फिर ये जो सकलिंग एनिमल्स है इनमें क्यों ज़रूरी है और बड़ों में जाके फिर क्यों ख़त्म हो जाता है। इसका लॉजिक थोड़ा सा ये है कि रेनिन क्या करता है, ये मिल्क प्रोटीन केसीन को कन्वर्ट करता है सेमी सॉलिड फॉर्म में, उसको कर्डल में कन्वर्ट कर देता है,
ठीक है ना, मिल्क प्रोटीन को, पैराकेसिनेट को, इट कन्वर्ट्स मिल्क प्रोटीन केसीन टू कैल्शियम पैराकेसिनेट विच कैन बी इफेक्टिवली डाइजेस्टेड बाय पेप्सिन, पैराकेसिनेट में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये जो इन्फेंट्स होते हैं, आपको पता है इनका मोस्टली ज़्यादातर दारोमदार क्या मदर की मिल्क पे होता है, ठीक है ना। तो उस केस में क्या होता है कि ये रेनिन जाके मिल्क प्रोटीन को पैराकेसिनेट में कन्वर्ट हो जाता है, तो कर्डल बन जाता है। तो इस कर्डलिंग की वजह से इसका एक फिजिकल इफेक्ट ये भी है कि इट स्टेज लॉन्गर इन दी स्टमक में या बॉडी में ज़्यादा देर तक ये रह जाता है। तो उस ज़्यादा देर रह जाने से क्या हो जाता है कि ये जो मिल्क प्रोटीन है वो प्रॉपरली बॉडी डाइजेस्ट करती है और प्रॉपरली एब्जॉर्ब करती है, तो वो बॉडी का पार्ट बन जाता है। चूँकि एक डिवेलपिंग इन्फेंट को ज़ाहिरी बात है प्रोटीन्स की ज़रूरत होती है ग्रोथ के लिए, ठीक है ना। तो वो क्या होता है, थोड़ा सा ज़्यादा देर तक जब ये स्टे करेगा प्रोटीन उनकी बॉडीज़ में, तो क्या होगा, वो इजीली वो इफ़ेक्टिवली क्या होगी, एब्जॉर्ब होंगे, इफ़ेक्टिवली डाइजेस्ट होंगे। तो ये इसका क्या है, लॉजिक है कि ये रेनिन क्या इन इन्फेंट्स में या चिल्ड्रन में पाया जाता है और बाद में जाके एक इनएक्टिवेटिंग म्यूटेशन के रिजल्ट में ये ख़त्म हो जाता है। रेनिन इज़ एब्सेंट इन एडल्ट्स। एब्सेंट में क्यों एडल्ट्स हो जाता है, मैंने रीज़न भी बता दिया और मैंने वजह भी बता दिया कि किस वजह से ये ख़त्म हो जाता है। डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स बाय पेनक्रियाटिक प्रोटीएजेस। अब गैस्ट्रिक प्रोटीएजेस का एक्शन आप लोगों ने प्रोटीन्स के ऊपर देख लिया। अब पेनक्रियाटिक प्रोटीएजेस का क्या एक्शन है, पेनक्रियाज कौन कौन से प्रोटीएजेस सिक्रेट करता है। द प्रोटीएजेस ऑफ पेनक्रियाटिक जूस आर सिक्रेटेड एज zymogens प्रोएंजाइम एंड देन कन्वर्टेड टू एक्टिव forms. These processes are initiated by the release of two peptide hormones, cholecystokinin and secretin from the intestine. ठीक है ना, ये डायग्राम में आप लोग देख रहे हो पेप्टाइड्स एंड एमाइनो एसिड्स जब आ जाते हैं इंटेस्टाइन में तो ये ट्रिगर करते हैं इंटेस्टिनल वॉल को, तो वहाँ से ना हार्मोन सिक्रीट्स होते हैं, CCK एंड देन सिक्रेटिन। वो हार्मोन क्या करते हैं, CCK और सिक्रेटिन, वो पेनक्रियाटिक वॉल को जाके स्टिमुलेट करते हैं। पेनक्रियाटिक वॉल को जाके किस तरह स्टिमुलेट करते हैं, हार्मोन एक्शन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। उसकी एक्टिवेशन से क्या, ट्रिप्सिनोजन, पेनक्रियास क्या सिक्रीट करता है, ट्रिप्सिनोजन सिक्रीट करता है। ट्रिप्सिनोजन क्या करता है कि जाके ट्रिप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है ना। ट्रिप्सिनोजन कन्वर्ट होता है किसमें, ट्रिप्सिन में। ये इनएक्टिव फॉर्म है, ये एक्टिव फॉर्म है, ठीक है ना। ट्रिप्सिन फिर जाके प्रोटीएजेस को या प्रो इलास्टेजेस को या फिर काइमोट्रिप्सिनोजन को या फिर प्रो कार्बोक्सीपेप्टाइडेजेस को, इस तरह के एंजाइम को क्या रिलीज कर जाता है, ठीक है ना। ये इनएक्टिव zymogens है, इनएक्टिव फॉर्म है इन प्रोटीएजेस का और ये एक्टिव फॉर्म है इन प्रोटीएजेस का, ठीक है ना। काइमोट्रिप्सिनोजन इसका एक्टिव फॉर्म क्या है, काइमोट्रिप्सिन है। प्रो इलास्टेज इसका काम, इलास्टेजेस, प्रो इलास्टेज इनएक्टिव, इलास्टेज एक्टिव, प्रो कार्बोक्सीपेप्टाइडेजेस A and B and then carboxypeptidases A and B. तो दिस इज फॉर्मेशन एंड एक्टिवेशन ऑफ द पेनक्रियाटिक प्रोटीएजेस है। और यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट किस्म के हार्मोन्स जिसमें CCK और सिक्रेटिन है, जो कि इनके लिए क्या है, एक स्टिमुलस है इन हार्मोन्स की सिक्रीशन के लिए। कहाँ से, पेनक्रियास से। Release and activation of the zymogen. The key enzyme for the activation of zymogen is enteropeptidase, formerly known as enterokinase, produced by intestinal mucosal cells. Enteropeptidase या फिर enterokinase. Enteropeptidase cleaves off a hexapeptide from the N-terminal end of the trypsinogen to produce trypsin, the active peptide or active enzyme. यहाँ पे अब हेक्सापेप्टाइड है। एक हेक्सापेप्टाइड मतलब 6 पेप्टाइड्स का एक क्या है, एक प्रोटीन है, एक चेन है जो कि इसने एक्टिव साइड हाइड किया होता है इस एंजाइम का। ट्रिप्सिन in turn activates other trypsinogen molecules which is autocatalysis. Further, trypsin is the common activator of all other pancreatic zymogens to produce the active proteases, chymotrypsin, elastase and carboxypeptidases A and B. तो ये क्या है, एक्टिवेशन है। नेक्स्ट, एक्शन ऑफ दीज कार्बोक्सीपेप्टाइडेज।
The pancreatic carboxypeptidases A and B are metalloenzymes that are dependent on zinc for their catalytic activity, hence they are sometimes called zinc proteases. Metalloproteins और chromoproteins और न्यूक्लियोप्रोटीन्स की हम डिटेल से बात कर चुके हैं, हम प्रोटीन्स के चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं. इन एंजाइम के सेंटर्स में क्या जिंक होता है. पेनक्रियाटिक कार्बोक्सीपेप्टाइडेजेस के सेंटर में क्या जिंक होता है. सो दैट आर वाई दे आर समटाइम दे आर कॉल्ड जिंक प्रोटीएजेस. दे आल्सो possesses certain degree of substrate specificity in their action. For example, carboxypeptidase B acts on peptide bonds of carboxyl terminal amino acid and the amino group of which is contributed by arginine or lysine. मतलब ये इस तरह कार्बोक्सिल टर्मिनाई को क्या ब्रेक करता है. द अमाइनो ग्रुप ऑफ विच इज कंट्रीब्यूटेड बाय आर्जिनिन और लाइसिन. बहरहाल ओवरऑल क्या है ये कार्बोक्सीपेप्टाइडेजेस दे आर पेनक्रियाटिक कार्बोक्सीपेप्टाइडेजेस. और ये क्या है, दे आर मेटालो एंजाइम्स. डाइजेशन ऑफ प्रोटीन बाय स्मॉल इंटेस्टाइन. हमने गैस्ट्रिक या स्टमक में डाइजेशन ऑफ प्रोटीन को देख लिया. हमने पेनक्रियाटिक जूसेस की वजह से प्रोटीन्स की डाइजेशन को देख लिया. अब स्मॉल इंटेस्टाइन में किस तरह इन प्रोटीन्स की डाइजेशन होती है ये फिर हम मेरे ख्याल से मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को अपलोड कर दूंगा. अभी तक आप लोग जस्ट इस चीज़ को समझ लो और देख लो. इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं. थैंक यू सो मच.